गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 क्लास हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। कल जो आप लोगों को क्लास दिए थे, औपचारिक और अनौपचारिक एजुकेशन था, ठीक ना। आज हमारा जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस ध्यान इतना देना है कि प्रसार शिक्षा की विशेषता और सिद्धांत, ये सारे थोड़ा सा पॉइंट सिमिलर हो जाता है। बस ध्यान ये देना है कि उसकी विशेषता में क्या है, इसके सिद्धांत में क्या है, इसके मेथड में क्या है, इसके उद्देश्य में क्या है। थोड़े से पॉइंट सिमिलर हो जाते हैं, जो हमको यही देखना है कि सिद्धांत क्या होता है और विशेषता क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, ठीक ना। बस इतना आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि सिद्धांत का मतलब होता है, आप देख रहे हो कि आज का जो यूनिट है, आज का जो क्लास है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लेंगी तो आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। आप बस ये समझिए कि सिद्धांत होता क्या है। कल की क्लास में आपको विशेषता बताए थे, ठीक। और आज के क्लास में जो सिद्धांत है, आप ये समझ लीजिए कि जब हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए जो जो स्टेप अपना रहे हो, जो जो रूल अपना रहे हो, वही उस पढ़ाई का सिद्धांत हो जाता है। आई बात समझ में? तो आज हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ तक कि 24-25 से कम नहीं होंगे। कितना भी हम कम करें तो भी उससे हम कम में इसको नहीं समझ सकते हैं, ठीक। बस ध्यान हमको ये देना है कि इस पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है और इसको समझना क्या है। एक प्रसार कार्यकर्ता है जो गांव में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, उनकी स्थितियों को समझ रहा है, उनकी समस्याओं को समझ रहा है और समझ के उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए जो जो नियम वो फॉलो कर रहा है, वही क्या है, वही इसका सिद्धांत है, ठीक ना। बस ये दिमाग में डालिएगा कि एक एक्सटेंशन वर्कर के जो नियम है, जिन एक तो नियम अपनाएगा नहीं, कोई भी एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए एक नियम काफी नहीं होता, बहुत सारे नियमों का। आप ही बताओ, आपको एक टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, क्या एक रूल बना लोगे कि हम 4 बजे उठ जाएंगे तो हमारा ये सारा शेड्यूल सही हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। 4 बजे से लेकर आप अगले दिन तक के जितने भी शेड्यूल बनाओगे, वही आपका क्या है, वही नियम है और वही सिद्धांत है। इसी तरह एक एक्सटेंशन वर्कर जब गांव में जाता है तो अनेक सिद्धांतों का, अनेक नियमों का पालन करते हुए जाता है, तब जाके वो हमारा जो ग्रामीण परिवेश का विकास होता है। और ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्ति होते हैं, जो अशिक्षित हैं, जो बेरोजगार हैं, जो जिसकी समस्या है, जो सुलझ नहीं पा रही है, उसको क्या करते हैं, सुलझाने का प्रयास करके और उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, ठीक ना। अब आइए हम लोग समझते हैं आराम से एक एक पॉइंट को। पहला ही पॉइंट देख रहे हो कि कह रहा है कि रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। जो हमारा जो एक्सटेंशन वर्कर होता है, पहले ही गांव में जाता है तो ये पता करता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी कितना लिखोगे, कितना पढ़ोगे, बस समझो कि इसके अंदर है क्या, इस पॉइंट्स का मीन्स क्या है। इसमें बस ये देखना है कि एक एक्सटेंशन वर्कर जाता है गांव में और वहाँ की जो उनकी रुचि होती है जिस क्षेत्र में, और जो उनकी आवश्यकता होती है। ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो हमारे परिवेश में, उनके परिवेश में जो सबसे बर्निंग जो एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे मान लो बहुत नेसेसरी है उस समस्या को सुलझाना, जिसके बिना उनका जीवन कठिन हो रहा है, उस आवश्यकता को हम उठाएंगे। जैसे मान लो ग्रामीण परिवेश में एक किसान वर्ग है, उसकी मेजर समस्या है कि उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, ठीक ना। उसका
खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, वो खेती नहीं कर पा रहा है, वो हर हर एक सुविधाओं से वंचित है। उनको ना तो टेक्निक का ज्ञान है, ना तो उसका रोटेशन का ज्ञान है, कोई भी बीज रोटेशन का ज्ञान है, फसल रोटेशन का ज्ञान से अनभिज्ञ है। अब हम क्या करेंगे, उसकी आवश्यकता को देखेंगे। अगर हम ऐसे कंडीशन में किसी दूसरी आवश्यकता को बताएंगे, किसी दूसरी समस्या को हम अगर बताएंगे, तो वो लेगा ही नहीं, उसकी रुचि क्या होगी, उसमें रहेगी ही नहीं। ठीक ना। कभी भी हमारी रुचि वही होती है। मान लीजिए इस समय आपका नेट का एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, और हम आपको दूसरा क्षेत्र में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने लगे जिसका कोई यूज नहीं है, क्या आप पढ़ोगे? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहोगे। उसी तरह वो किसान भी क्या करेगा, आपके बातों पर ध्यान ही नहीं देगा। तो जो उसकी मेजर आवश्यकता होती है उसको हम ध्यान में रख कर पहले उनकी रुचि के अनुसार चीजों को समझाकर बताकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। इन सिद्धांत पर पहले चलते हैं। दूसरा हमारा है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। देखिए, जो हमारा स्कूली शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, वह स्वैच्छिक शिक्षा नहीं होती है, वह इच्छा नहीं भी होती है, तो भी हमारा बच्चा जाकर पढ़ता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमारा कहीं एडमिशन नहीं होगा। तो इन बातों को वो ध्यान में रख के जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई डिग्री भी नहीं है, ना कोई प्रमाण, आपको कोई स्थान निश्चित है, कोई दबाव नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक्सटेंशन वर्कर उसके पास जाता है और देखता है कि इनकी इच्छा इन चीज़ों को सीखने में है कि नहीं है। ठीक ना। फिर जाता है और उनकी इच्छा से उनको उनके पास ही जाकर, उनके घर पर, उनके कार्यालय पर, उनके खेत पर जाकर उन्हें चीज़ों को बताकर और सिखाने का प्रयास करता है। यहाँ पे कोई दबाव हम देकर नहीं सिखा सकते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या है कि हम स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत अपनाते हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव नहीं डालते हैं। ठीक, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि स्वयं की सहायता का सिद्धांत। ये आप अपने दिमाग में डाल लो कि जब तक व्यक्ति अपनी सहायता खुद नहीं करेगा वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक आप नहीं चाहोगे कि मुझे पढ़ना लिखना है, मुझे ये नौकरी पाना है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तब तक हम आपको पढ़ा नहीं सकते। उसी तरह एक्सटेंशन वर्कर गांव में जाता है और वह चीज़ों को समझाता है, सिखाता है, बताता है कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब तक वो खुद सीखना नहीं चाहते हैं, खुद वो चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तब तक क्या होता है, तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे उन स्वयं की सहायता का सिद्धांत भी अपनाया जाता है। ठीक ना। एक्सटेंशन वर्कर चाहता है कि मैं उनको ये चीज़ों को बता दूं, इस बीज को बता दूं, इस फसल को बता दूं, और वो अपनी सहायता करें, वो खुद बोएं, वो खुद काटें, तब जाके वो क्या होगा, उस पे पैदावार अच्छी होगी और वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि करके सीखने का सिद्धांत। यह जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। कभी भी कोई भी जो चीज़ें होती हैं, बिना इसमें करके, बिना प्रैक्टिकल करके अगर हम वैसे ओरल बता दें तो वो चीज़ सफल नहीं हो पाती है। इसीलिए यहाँ पे प्रसार कार्यकर्ता वहाँ के समस्याओं को देखते हुए कोई अनेक शिक्षण की विधियों को अपनाकर, डेमोस्ट्रेशन मेथड अपनाकर, विधि प्रदर्शन करके वहाँ के परिणाम प्रदर्शन को देखता है कि विधि प्रदर्शन में अनेक विधियों को बताता है यहाँ पे, और अनेक चीज़ों को सिखाकर करके सिखाता है, उन्हें करके सिखाता है ताकि वो चीज़ों को सीखकर आत्मनिर्भर बन जाए। नेक्स्ट आपका है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबी होना, सेल्फ डिपेंड होना, सेल्फ डेवलपमेंट करना उनका, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाएं। ठीक, सेल्फ डिपेंड होने का मतलब ये होता है कि मान लो किसी भी गांव में, किसी भी हम गए, वहाँ पे
कोई रोजगार नहीं है, बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी निर्धन है, गरीबी है, वहाँ हम क्या करेंगे, चीज़ों को बताएंगे। मान लीजिए उनके पास कहीं ज़मीन है, बिजली है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उनको एक मछली पालन, मुर्गी पालन का ज्ञान देंगे, उस चीज़ों को करके बताएंगे। और वहाँ पे इन से चीज़ों को जब बताएंगे तो वो क्या करेंगे, या तो मुर्गी पालन खोलेंगे या तो मत्स्य पालन करेंगे, ऐसे चीज़ों या डेयरी उद्योग की स्थापना करेंगे, जो अगर उनके जो भी स्थानीय संसाधन हैं उनका प्रयोग करके वह क्या करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। ठीक ना, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है ना। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कोई भी कमेंट के थ्रू बताने का प्रयास करिएगा, कोई भी दिक्कत हो। नेक्स्ट आपका है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत आप समझ, कोऑपरेटिव नेचर का होना, कोऑपरेशन करना, एक दूसरे का सहयोग करना। अगर ये भावना किसी के अंदर नहीं रहेगी तब तक किसी भी एक्सटेंशन वर्कर का कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि एकता में ही बल होता है। अगर एक समूह में, एक संगठन में अगर सहयोग की भावना नहीं रहेगी कि हम लोग सब लोग मिलकर, क्या कोई एक लोग मिलकर उद्योग खोल सकते हैं, नहीं। जब सारे लोग मिलेंगे, सब लोग चीज़ों को एक दूसरे का सहयोग करके सिखाएंगे, उसमें सहयोग करेंगे, तभी मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, कोई भी जो गांव में जितने भी लघु कुटीर उद्योग है उसकी स्थापना की जा सकती है। तो एक्सटेंशन वर्कर का पूरा ये प्रयास रहता है कि लोगों में जितनी एकजुटता हो सके, जितनी सहभागिता हो सके, जितने पार्टिसिपेशन हो सके, वो सारे लोग एकत्र हों, तब हम अपने प्लान को बताकर और सक्सेस कराएंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है पॉइंट अनुनय, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये समझ लो कि ये जितनी चीजें हैं, अनुनय विनय करना, ये कौन कर रहा है यहाँ पे। जैसे औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है टीचर से कि प्लीज मुझे ये पढ़ाइए, ये लिखाइए, ये चीज बताइए, लेकिन यहाँ ठीक अपोजिट है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन वर्कर, आप समझने के लिए मुझे ही मान लो कि मैं एक्सटेंशन वर्कर हूँ और आप क्या हो, आप एक लर्नर हो, सीखने वाले हो, ठीक ना। और हम सिखा रहे हैं, यानी हम आपके पास जाकर सिखाएंगे, चीजों को आपके पास जाकर सिखा रहे हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, स्टूडेंट जाता है टीचर के पास और वो अनुनय विनय करता है। और यहाँ पे एक्सटेंशन वर्कर जाकर ग्रामीण परिवेश में व्यक्तियों से मिलकर उनका अनुनय विनय करता है कि प्लीज इन चीजों को अपना कर देखिए और आप निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सारे लोग बहुत पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, बहुत संकालु होते हैं। ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ज्यादा एक काम करने के पहले बहुत चीजों को सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ये चीजों को लेकर, इन चीजों को हटाना और इन चीजों को लेकर चलना एक एक्सटेंशन वर्कर के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। समझ रहे हो, तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है लोगों से, ठीक ना, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन करता है, ठीक ना, मोटिवेशनल कोई चीज दिखाता है कि देखो, प्रोजेक्टर ले लेके घूमता है गांव में, आप देखते हो कि गाड़ियों पर लगा लगा के घूमते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, बताते हैं कि देखिए ये फसल इन्होंने बोई और इनकी पैदावार इतनी दोगुनी तिगुनी हुई। समझ रहे हो, तो यही मोटिवेशन है, ठीक ना। और इनकरेज करता है कि आप भी करो, प्रोत्साहित करता है, ठीक ना, कि आप भी करो, निश्चित रूप से आप सफल होगे। आई बात समझ में। तो यहाँ एक्सटेंशन वर्कर अनुनय करके, रिक्वेस्ट करके, मोटिवेट करके, इनकरेज करके लोगों के पास जाता है, चीज़ों को बताता है, ताकि इन चीज़ों को, जैसे मछली पालन सिखाया, मुर्गी पालन सिखाया, डेयरी उद्योग सिखाया, बीजों को बोना सिखाया, एक साथ हम 2 बीज को कैसे उगा सकते हैं, सारी चीज़ों को बताया, करके दिखाया, तब जाके ये लोग प्रोत्साहित होते हैं और उन चीज़ों को करके इनका जीवन स्तर क्या होता है, ऊपर उठता है।
कैसे ऊपर उठता है? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, इन चीज़ों को करके उनकी आर्थिक स्थिति सही होने लगती है, अच्छे पैदावार होती है, तो उसका उचित मूल्य में वो विक्रय भी करने लगते हैं और उनकी आर्थिक कंडीशन सुधरती है। और जिस व्यक्ति की आर्थिक कंडीशन सुधरती है उसका जीवन क्या होता है? निम्न जीवन से उच्च जीवन की ओर उठने लगता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। देखिए, ये ऐसी प्रक्रिया है, प्रसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत फास्ट नहीं चलती है, बहुत धीमे ही चलती है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है। स्लो बट कंटिन्यूअस होती है। स्लो तो होती है बट कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया होती है। और यही कंटिन्यू धीरे 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 हम क्या करता है, एक किसान अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने लगता है। एक्सटेंशन वर्कर जैसे जैसे योजनाओं को बताता है, जैसे जैसे सुविधाओं को बताता है, उनका वह यूज करके क्या करता है, उसको अपनाने लगता है और धीरे धीरे उसका स्तर क्या होता है, निम्न जीवन से उच्च जीवन की ओर ऊपर उठने लगता है। ठीक ना? तो धीमा तो होता है, ये भी इसका सिद्धांत है, किंतु सतत विकास होता है। हमेशा कोई ना कोई उसका विकास ही होता है, कोई ना कोई पक्ष विकसित होता है, और जब एक पक्ष का विकास होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक विकसित हो जाता है। नेक्स्ट आपका है नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता मतलब होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अनौपचारिक शिक्षा ये है, और अनौपचारिक शिक्षा होने के वजह से इसके का जो गुण होता है वो भी लचीलापन था। लेकिन अब सिद्धांत क्या करता है कि इस लचीलापन के सिद्धांत को लेकर, नियम को लेकर चलता है। मान लीजिए हम पूरी तरह से ऑडियो विजुअल, पूरी तरह से प्रसार शिक्षा का मेथड लेकर वहां गए, विधियां लेकर गए, ऑडियो विजुअल ले लिए, लीफलेट ले लिए, फ्लैश कार्ड ले लिए, चार्ट पेपर ले लिए, पोस्टर ले लिए, इन सारी चीजों को लेकर हम गांव में गए। ठीक, गांव में देखे कि ये सारी जो जनता है निरक्षर है। अब क्या करोगे आप? क्या आपका वहां लीफलेट काम करेगा? वहां चार्ट काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जितनी भी रिटन मटेरियल है, जितना भी हम लेकर जा रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो वो क्या उसको अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। अब ऐसे में हम क्या करेंगे? देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, समझ पा रहे हो? अब वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम इन सारी चीजों का यूज ना करके वहां ड्रामा का यूज करेंगे, वहां कठपुतली का यूज करेंगे, समझ रहे हो? और इस तरह से करके उनको ड्रामा क्रिएट करके, उनको कठपुतली दिखा के उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ तक कि हम भी इंटरव्यू में गए थे तो ये क्वेश्चन एकदम इजी, इतना आसान है। और लेकिन पूछी कि अगर एक आपको आदिवासी क्षेत्र में भेज दिया जाए और आपको वहाँ पे लोगों को किसी भी चीज को बताना हो तो आप किस मटेरियल का यूज करेंगी? समझ रहे हो? तो जहाँ पे लोग निरक्षर हैं, जहाँ पे भाषा का भी ज्ञान नहीं है उनको, तो हम क्या करेंगे? एक्शन के थ्रू समझाते हैं। एक्शन ऐसा चीज है कि कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी जानकार आदमी रहेगा तो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जैसा देश वैसा भेष। जैसा हमने देखा कि वहां पे ऐसी कंडीशन है, अपने आप को तुरंत वहां के दूसरे मेथड से यूज करके चीजों को सिखाना प्रारंभ कर दिए। ठीक ना? तो ये सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पेपर में आता भी है। आप क्वेश्चन जानते हो कैसे बनता है? सारे सिद्धांत को दे देगा, 2-3 सिद्धांत को दे देगा, 2 विशेषता डाल देगा, एक उद्देश्य डाल देगा, बोलेगा कौन है कौन नहीं है। चूंकि सब सिमिलर होता है, वहीं पे आपका फंसना शुरू हो जाओगे जब क्लियर नहीं रहेगा। ठीक ना? नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, ये समझ रहे हो? सांस्कृतिक परिवर्तन, एक एक्सटेंशन वर्कर जहां जाता है वहां अनेक प्रकार के परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां, प्रथाएं से लोग ग्रसित होते हैं। या आप समझ ही रहे हो कि अगर हम पहले की चीजों को उठाकर देखें तो स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी जितना कि आज अच्छी है। क्यों? क्योंकि पहले ये सोच था कि मेरी बहू घर के बाहर नहीं निकलेगी,
वो घर में ही रहेगी, वो घर का काम करेगी, बाहर का काम नहीं करेगी। आज देखो उल्टा सोच हो गया कि आज दोनों लोग को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आजकल सब लोग देखते हैं कि लड़कियां कितनी सेल्फ डिपेंड हो रही, देख ही रहे हो कि लड़कियां किस हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो क्या है, हर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, किसका, हमारी संस्कृतियों का। तो इन सिद्धांतों पर चलते हैं और उन चीजों को दूर करके एक बीच का रास्ता निकाल के कि किसी की भी संस्कृति को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा वहां पे कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करके वहां की समस्याओं को सुलझाने का एक्सटेंशन वर्कर प्रयास करता है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है जमीनी स्तर के दृष्टिकोण का सिद्धांत। देखो, जमीनी स्तर कह लो या तृणमूल कर लो, इसको ग्रास रूट के नाम से जाना जाता है। जमीनी स्तर से यहाँ हम कोई भी समस्या को लेते हैं, समझ रहे हो ना, कोई भी समस्या को लेते हैं तो जड़ से उठाते हैं, शुरू से कि कहाँ से क्रिएट हो रही है। समझ पा रहे हो, इसलिए इसको ग्रास रूट के नाम से जाना जाता है, ग्रास रूट के नाम से जाना जाता है। समस्या क्या है, जड़ से है। हम क्या करते हैं, तृणमूल, हम अपने उस समस्या को जमीनी स्तर से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में शुरू कहाँ से हो रहा है और ये इसका निवारण कहाँ होगा। समझ रहे हो, जैसे मान लो किसी किसान की, किसी भी एक गृहिणी की समस्या को मान लो कि कोई भी गृहिणी है, उसको बहुत आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, उसको सब कुछ वो कर रही है, खेत में अपने सारे सब्जियों को उगा रही है, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं उसका यूज कैसे करूं। तो उसके एटीट्यूड, उसके दृष्टिकोण को समझते हुए सारी चीजों को बताया जाता है कि अगर आप टमाटर आप घर ही में उगा लेती हैं इतना सफिशिएंट, तो आप कैसे उसका केचप बना सकती हैं और कैसे उसको मार्केट में बेच सकती हैं। आलू अगर होता है तो कैसे आप उसको बड़े बृहद स्तर पर उसका व्यापार कर सकती हैं, उसका पापड़ बना सकती हैं, उसका चिप्स बना सकती हैं, उसको बहुत सारे मार्केट में आलू से एक बढ़ के एक चीज़ों का आप क्रिएट करके बनाकर और मार्केट में सप्लाई कर सकती हैं। तो ये होता है जड़ से। हम शुरू से लेकर पहले चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ तक कि उसको व्यवसायिक स्तर पर पहुँचाकर उसको सेल्फ डिपेंड बनाने का काम करते हैं का मतलब कि एक एक्सटेंशन वर्कर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आपका है सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है कि सारे लोग, ये नहीं कि सब लोग सुन लिए सुन के चले गए, जितने लोग सुनते हैं वो सब लोग अपना अपना रोल उसमें दिखाएं। किसी भी समस्या को, अगर मान लो खेती बाड़ी है, कोई भी मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, एक लोगों के पास पैसा नहीं है तो कई लोग मिलकर उस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंशन वर्कर का यही प्रयास रहता है कि सारे गांव के लोग एक जगह एकत्रित हों और इनकी समस्या को हम जानें और उस समस्या के बारे में डिस्कशन करके सब लोग अगर मिल जाएंगे तो एक से बढ़ के एक उद्योग का निर्माण हो जाएगा और सारे लोग, जितने लोग हैं, ये सब लोग सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत। यह भी देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन का। संपूर्ण परिवार तक, यही नहीं कि पूरे एक घर से आए मुखिया बस सुन लिए और चीजों को चले गए, नहीं, ये एक्सटेंशन वर्कर का प्रयास रहता है कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो ये प्रोग्राम हम करवा रहे हैं गांव में, इसमें पूरा बच्चे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसका हस्बैंड, सारे लोग इकट्ठे होकर पूरा परिवार इसको सुने। मान लो अगर एक को समझ में नहीं आता है तो दूसरा समझ लेता है, ठीक ना। अगर बच्चे को जो पसंद होता है वो बच्चा समझ लेता है। तो ऐसे करके अगर एक दूसरे का जब साथ मिलता है तो एक अगर कहीं किसी क्षेत्र से भागता है तो दूसरे उसके महत्व को उस क्षेत्र में बताकर आगे बढ़ा देता है। जैसे मान लो कि अगर किसान है, उसको बीज से संबंधित, मान लो वो धान की फसल ही ले लो, तो धान की फसल में भी कोई बासमती की चावल पसंद करेगा तो कोई किसी और का चावल पसंद करेगा।
तो ऐसे में अगर एक किसान सुन लेता है उन चीजों को कि नहीं ये चीज ज्यादा बेहतर है, तो वो चीज अगर अवॉइड कर दे, नहीं बासमती की पैदावार कम होती है, ठीक, तो उसको क्या करेगी, पत्नी को अगर पसंद है तो वो भी कहेगी कि नहीं थोड़ा कम ही सही, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, आप बोकर समझ इसको देख लो। आई बात समझ में? तो एक को समझ में नहीं आता, एक अपनाना नहीं चाहता है, तो दूसरा उसको फोर्स करके अपनाने का प्रयास कर लेता है। ऐसे में क्या होता है, एक एक्सटेंशन वर्कर का जो प्रोग्राम होता है वो सफल हो जाता है। नेक्स्ट आपका है नेतृत्व का सिद्धांत। इसमें आपके 24-25 सिद्धांत हैं, आराम से समझते चलिए, ठीक ना। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट के थ्रू हमको फिर से बताइएगा, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 14वां पॉइंट आपका है नेतृत्व का सिद्धांत। देखिए, लीडरशिप की बहुत जरूरत होती है। लीडरशिप वो होता है जो पूरी गांव की जनता, अगर प्रधान है गांव में तो प्रधान की बात ज्यादा मानेगी एक अजनबी के अपेक्षा। समझ रहे हो? एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है, एक अजनबी होता है गाँव के लिए, तो उसमें एक्सटेंशन वर्कर जाता है, गांव के मुखिया से मिलता है, और जो गांव के मुखिया से मिलकर अपनी उनकी समस्या को जानकर जो अपना प्लान बताता है, तो गांव का अगर प्रधान जाकर गांव वालों से कह देता है कि नहीं भाई इनको सुनिए और इसको करके देखिए, इनके पास बहुत अच्छा प्लान है, तो एक एक्सटेंशन पर वो विश्वास नहीं करते हैं, जबकि अपने प्रधान पर, अपने नेता पर वो ज्यादा विश्वास करते हैं। समझ पा रहे हो? तो ऐसे में एक्सटेंशन वर्कर का थोड़ा काम और आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि वह सारी अपनी प्लानिंग एक मुखिया को, एक प्रधान को बता देता है, और वह गांव में बताने से इसका जो काम होता है आधा हो जाता है। समझ रहे हो? तो नेतृत्व का सिद्धांत, बिना लीडरशिप का हमारा कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो सफल नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो हमारे सिद्धांत में लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत ये वह सिद्धांत है, जब तक हम कितना भी अच्छा कर लें, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। उसी तरह एक्सटेंशन वर्कर जितना भी प्लान बना ले, बता ले, जब तक कि आपको संतुष्टि उस ग्रामीण परिवेश के लोगों को नहीं मिलती है, वह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। समझ रहे हो? तो इस संतुष्टि का होना बहुत जरूरी होता है। संतुष्टि कब होती है? मान लीजिए हम किसी फसल को बताएं, किसी भी एक लेडी को एक अचार बनाना सिखाए, पापड़ बनाना सिखाए, सिलाई कढ़ाई बताए, जो भी बताए, ताकि वह एक क्षेत्र में उसको विस्तृत स्तर पे फैला के वो सेल्फ डिपेंड बन जाए। जब तक वो करके उसमें सक्सेस नहीं हो जाती, उसके पापड़ के, उसके अचार के डिमांड नहीं हो जाती, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगी, और जब तक वो संतुष्ट नहीं होगी मेरा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो इसलिए संतुष्टि का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट आपका है प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक मतलब होता है आप समझ ही रहे हो, प्रजातंत्र का ही मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक ना। तो जनता के लिए जो हमारा जो एक्सटेंशन वर्कर है पूरी जनता को ध्यान में रखकर किसी भी प्रोग्राम का प्लानिंग करता है। ये उसके अंदर किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आयु, इसका कोई भेदभाव नहीं होता है। सारे लोगों को एक समान, एक ही समान वो टीच करता है। समझ रहे हो? एक ही प्लान बताता है, एक ही नियम बताएगा, उसको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए एक ही तरीका बताता है, और उस पर सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक ना। और कोई ज़रूरी नहीं कि एक नियम अगर गलत हो जाए तो एक्सटेंशन वर्कर के पास बहुत सारे मेथड होते हैं और उन सारे मेथड का वो यूज़ करता है। समझ रहे हो? तो ये पूरे सबको लेकर चलना ही प्रजातांत्रिक सिद्धांत कहलाता है। पूरे ग्रामीण परिवेश को लेकर चलना ही ये कहलाता है। नेक्स्ट आपका है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। व्यवहारिक यानी जो उनके व्यवहार में लाने लायक है वही हम उनको बताएंगे। समझ रहे हो? मान लो किसी एरिया में, जैसे मान लो किसी एरिया में पानी ही नहीं है और वहां कहोगे कि मछली पालन का जाओगे ज्ञान बांटने, तो वो लेगा? वहां जहां पानी ही नहीं है। तो जहां पे जो चीज उपलब्ध नहीं है वो चीजों का वहां जिक्र ही नहीं करनी चाहिए।
मान लो समुद्र तट का है, समुद्र तट है, वहाँ समुद्र के किनारे जो जोगी झोपड़ी है, वहाँ वैसे ही आप ज्ञान दोगे, वैसे ही आप प्लान बताओगे, वैसा ही वहाँ एक टीचिंग मेथड का यूज़ करोगे जो सक्सेस हो सके। जैसे मान लो समुद्र के किनारे रह रहा है, वो क्या कर सकता है, उसको सीप मिल सकती है, मोतियाँ मिल सकती हैं, उसका वह बहुत अच्छे अच्छे सजावटी सामान बना सकता है, वह उसको सब सामान बना के मार्केट में बेच सकता है। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, वहाँ जो उसको जरूरत है, जो उसके व्यवहार के लायक है, उसी विज्ञान का प्रयोग करोगे, उसी मेथड का प्रयोग करोगे, उसी सिस्टम का प्रयोग करोगे, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम जो होगा वो सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी एरिया में ले लो, अगर हम प्रशिक्षित नहीं हैं, विषय का विशेषज्ञ नहीं हैं, अगर हमको एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं है, तो लोगों को बीज के बारे में, फसल के बारे में, खाद के बारे में हम अच्छे से नॉलेज नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो? इसका विशेषज्ञ, किसी भी सब्जेक्ट का जो ज्ञान दे रहे हो उसका विशेषज्ञ होना जरूरी है। मान लो हम पढ़ा रहे हैं आपको होम साइंस, अगर मेरे पास डिग्री ना हो होम साइंस की, तो क्या आप पढ़ना चाहोगे? नहीं पढ़ना चाहोगे। कितना भी हम अच्छा पढ़ाएं, आपके मन में ये होगा कि ये तो खुद ही नहीं होम साइंस पढ़ी है, तो हमको कहाँ से पढ़ाएंगी। आई बात समझ में? तो विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। तो जो आप जिस एरिया में जा रहे हो, पहले तो ये देखो कि उसकी वहाँ की समस्या क्या क्या है, और आप उसमें बिल्कुल एक्सटेंशन वर्कर को एक्सपर्ट होना चाहिए। समझ रहे हो? उस क्षेत्र में बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। जब तक वो एक्सपर्ट नहीं होगा, लोग उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, और ना तो वो अच्छा दे पाएगा। ठीक है ना? तो ये सिद्धांत के पर चलकर ही हम आगे किसी को सक्सेस बना सकते हैं। जब मेरे पास ज्ञान रहेगा उस क्षेत्र में, तभी हम उसको लाभान्वित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है निरपेक्षता, निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। देखिए, एक एक्सटेंशन वर्कर को किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी के भी प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसी को निरपेक्षता कहते हैं। ना तो किसी के प्रति तटस्थ होना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ग्रामीण परिवेश में एक एक्सटेंशन वर्कर जाता है और लोगों को देखता है, तो किसी एक के प्रति वो ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा है, तो उसके प्रति अटैच हो गया, तो इसको तटस्थता कहते हैं। ठीक ना? और निरपेक्षता, किसी में कोई भेदभाव नहीं। तो ये चीज़ दोनों, ये नहीं होना, निरपेक्षता के साथ तटस्थता का ज्ञान ये नहीं होना चाहिए। सबको एक समान शिक्षित करना चाहिए, एक समान प्रोग्राम बताना चाहिए, ताकि सारे लोग उससे लाभान्वित हो सकें। अगर हम कितना भी अच्छा से प्रोग्राम करें और मेरा ध्यान किसी एक ही पर रहेगा, तो दूसरा को तुरंत हो जाएगा कि ये तो बस इसी को सिखाना चाह रहा है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों में भी होता है, पढ़ाते समय कभी कभी टीचर ऐसी होती है कि एक बच्चे पर थोड़ा नाम ले ली 3-4 बार, ये कर लो वो कर लो, तो बच्चों में भी भेदभाव हो जाता है कि ये तो उसी को मान रही हैं। इसी को तटस्थता कहते हैं। ठीक ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को एक निरपेक्ष भाव से, एक्सटेंशन वर्कर को निरपेक्ष भाव से उनकी समस्याओं को समझते हुए सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जितना पढ़ रहे हो, इसके अंदर इतना ज़्यादा थ्योरी है कि लिखना पॉसिबल नहीं है। जब तक आप लोग समझोगे नहीं इस चीज़ को, तब तक नहीं आप कर पाओगे। ठीक ना? इतना ज़्यादा इसके बहुत ये एक्सटेंशन एजुकेशन है। ज़्यादा लेक्चर पर ज़्यादा फोकस करो, थ्योरी पे कम करना। ठीक ना? समता का सिद्धांत, समभाव। ठीक ना? समभाव रखना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना। ठीक ना? जिनके साथ कोई भी, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये ऐसा एक एक्सटेंशन वर्कर को होना चाहिए। सबको एक समान देखे, एक समान समझे, और एक समान प्रोग्राम बताकर सबको सेल्फ डिपेंड बनाने का वो प्रयास करे। नेक्स्ट आपका है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थानीय
संसाधन, यानी जहाँ पे जिस स्थान पे जो संसाधन हो उसी का विकास करके वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जैसे अभी बताए हैं इसके पहले भी कि जहाँ पे जो साधन हो, जैसे बिजली हो वहाँ फैक्ट्री लगा देना चाहिए, ज़्यादा पशुपालन हो रहा वहाँ डेयरी उद्योग खोल देना चाहिए। समझ रहे हो? अगर फसल वहाँ की मिट्टी अच्छी हो तो फसल अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए अनेक प्रकार के टेक्निकों का प्रयोग बताना चाहिए, ताकि वह करके अपने उस क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड बन जाए। ठीक ना? तो वहीं के साधनों द्वारा उनका विकास करना एक्सटेंशन वर्कर का यही प्रयास रहता है। ठीक, जैसे मान लो किसी किसान के खेत में बहुत सारे आलू हो रहा है, टमाटर हो रहा है, सब्जियां हो रही है, तो उसको व्यवसायिक स्तर पर ले जाने का टेक्निक बताना चाहिए, वहाँ यातायात की सुविधा दिलवानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करवानी चाहिए, ताकि वह भेजकर और आत्मनिर्भर हो सके। नेक्स्ट आपका है स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। हमारे गांव में भी हमारे जो विलेज होते हैं उसमें भी पंचायत होता है, महिला संगठन होता है, बहुत सारे समूह मिलकर एक एक काम करते रहते हैं। अब ऐसे में उन सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उनका भी सहयोग लेना चाहिए, उनका भी राय लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि हम अपने कामों को कैसे और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ठीक ना? तो उनके सहयोग से इनका उत्थान किया जाता है और उनको विश्वास भी रहता है कि ये लोग जो बताएंगे वो अच्छा बताएंगे। ठीक ना? तो इस तरह से हम इसका भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। स्थानीय संगठन में सारे लोगों का सहयोग लेकर वहाँ की समस्याओं को सुलझाते हैं। नेक्स्ट आपका है शिक्षण विधियों के प्रयोग से अनुकूलनशीलता का प्रयोग सिद्धांत। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो भी टीचिंग मेथड अभी बताए हैं ना, कि जैसा जहाँ का परिवेश होता है वैसा ही हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सामग्री क्या होती है? हमारी शिक्षण सामग्री जैसे जितने भी आप यूज करते हो, रेडियो हो गया, लीफलेट हो गया, पंपलेट हो गया, ठीक ना, पंपलेट हो गया, पोस्टर हो गया, टीवी हो गया, जितने भी ये सारे हैं ये सारे टीचिंग मेथड हैं। लेकिन इसमें भी आपको ये सोचना है कि अनुकूलनशीलता कहाँ रहेगी। ठीक ना? अनुकूलनशीलता यानी किस परिवेश के लिए कौन सा अनुकूल होगा। ठीक ना? क्या हम हर जगह लीफलेट का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। हर जगह पोस्टर का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। हर जगह रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। तो जहाँ पे जैसा परिवेश हो उसी के अनुकूल इन सारी टीचिंग जो मेथड है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर बहुत कम संख्या है तो वहाँ रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ब्रॉड अगर क्षेत्र है तो हमको स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मास कम्युनिकेशन ये होता है। समझ पा रहे हो? तो जहाँ जो विधि सुटेबल लगे उसको वैसा ही वहाँ पे प्रयोग हमें करना चाहिए एक एक्सटेंशन वर्कर को, नहीं तो उसका प्रोग्राम क्या होता है, असफल हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कितना हो गया, 24 हो गया। लास्ट आपका एक और पॉइंट बच रहा था, एक और था आपका लास्ट में मूल्यांकन का सिद्धांत, जिसमें है नहीं, छूट गया है। लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम ऐसे ही बता देते हैं, मूल्यांकन का सिद्धांत होता है। इस सारे प्रोग्राम को करने के बाद हम गांव में जाते हैं, जो प्रोग्राम बताते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि कितना हम जितना प्रोग्राम कराए थे वह कहाँ तक सफल हुआ। मूल्यांकन का मतलब ही यह होता है कि जो भी हम कार्यक्रम करा रहे हैं उसका निरीक्षण करके उसके परिणाम की जांच करते हैं। समझ रहे हो कि हमें कितना लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, कितना % इनको लाभ मिला है
और कितना अगर हम और करेंगे तो कितना बेहतर कर सकते हैं। समझ, एक एक्सटेंशन वर्कर उस गांव में जाता है, देखता है कि हमने जो प्रोग्राम बताया था उसका कितना इन लोगों को लाभ हुआ। आई बात समझ में, कितना लोग लाभान्वित हुए। तो उसको हम जितना अगर लाभ नहीं मिला है तो अगले के कार्यक्रम में उसको इंक्लूड करते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत हुई, अगली बार ये चीज़ हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हो? तो आज जितना भी हमने पॉइंट दिया प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 3-4 से 2 सिद्धांत दे देगा, 2 एक उद्देश्य को डाल देगा, और सारे पॉइंट सिमिलर रहते हैं। बस ये समझिए कि यहाँ नियम को फॉलो करना है, वहाँ उसकी क्वालिटी को बताना है। हम क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। आज का क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।